अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एमन आरिफ है और आज मैं सिंध बायोटेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन एसबीए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है स्किन ग्राफ्टिंग टेक्निक एंड इट्स एथिकल चैलेंजेस। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें है स्किन ग्राफ्टिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, उसकी क्लासिफिकेशन, प्रोसीजर, एथिकल कंसर्न्स, केस स्टडीज और उससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। स्किन ग्राफ्टिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्किन की ट्रांसप्लांटेशन होती है। इसमें स्किन की एक शीट यूटिलाइज हो रही होती है और डिटैच की जाती है डोनर से। अ, उसकी ब्लड सप्लाई से डिटैच की जाती है और उसको प्लेस किया जाता है रेसिपिएंट की बॉडी में। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये इंडिया में ये टेक्निक नेजल ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल हुई थी फॉर म्यूटिलेटेड नोज। और लेट 1900s में यूनाइटेड स्टेट्स में टिश्यू इंजीनियरिंग टर्म इंट्रोड्यूस हुई और टिश्यू इंजीनियर्ड स्किन फर्स्ट टाइम अप्रूव हुई एफडीए से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक अल्सर्स। स्किन ग्राफ्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, सम ऑफ विच आर इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटेंसिव वुंड और ट्रॉमेटिक बर्न्स। ऐसे एरियाज जहाँ पे स्किन लॉस ज्यादा हो गया है या इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है जिसकी वजह से स्किन को रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस डिजीज में, तो स्किन ग्राफ्टिंग टेक्निक बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इसी तरीके से ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए भी स्किन ग्राफ्टिंग यूज होती है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी भी शामिल है। 2018 टू 2019 की गल्फ न्यूज पोर्टल ने रिपोर्ट किया है कि एसिड अटैक विक्टिम्स पाकिस्तान में 60 टू 70 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न यानी 80% बर्न का शिकार हैं। तो ऐसे विक्टिम्स के लिए भी स्किन ग्राफ्टिंग टेक्निक यूजफुल है। स्किन ग्राफ्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वुंड साइज क्या है और कितना डैमेज कॉज हुआ है स्किन सेल्स को। जैसे कि पहली टाइप है ऑटोग्राफ, जिसमें पेशेंट के अपनी स्किन यूटिलाइज होती है वुंड को ट्रीट करने के लिए। एलोग्राफ में स्किन जो ली जाती है वो किसी और इंडिविजुअल से ली जाती है और फिर ट्रांसप्लांट होती है। जीनोग्राफ में नॉन ह्यूमन सोर्सेस से स्किन जो है वो हासिल की जाती है, जिसमें यूजुअली पिग या माउस एनिमल मॉडल होते हैं। अगर हम बात करें फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की, FTSG की, तो इसमें दोनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, एपिडर्मिस लेयर और डर्मस लेयर। अगर स्प्लिट थिकनेस और पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की बात करें तो इसमें सुपरफिशियल लेयर यानी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है मेनली, और थोड़ा सा पोर्शन डर्मिस का भी यूज होता है। कॉम्पोजिट स्किन ग्राफ्ट कॉम्बिनेशन होता है टिश्यूज का, जिसमें स्किन का कॉम्बिनेशन यूज होता है विद फैट और कार्टिलेज या फिर डर्मस के साथ। आर्टिफिशियल स्किन ग्राफ्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है और इसमें सिंथेटिक एपिडर्मिस को यूज किया जा रहा होता है कोलेजन बेस्ड डर्मिस के साथ। इसके प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो स्किन ग्राफ्टिंग मैश ग्राफ्ट को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये अपर एरिया यानी एपिडर्मिस डोनर की बॉडी में से रिमूव की जाती है और स्लाइस ऑफ की जाती है, और फिर ये प्लेस की जाती है इन रेसिपिएंट्स सरफेस। और ऐसे कि हमारी जो बेस ऑफ एपिडर्मिस है वो डोनर के पास भी रहे, ताकि वहां पे स्किन की रीजेनरेशन हो सके। और फिर मैश को रेसिपिएंट में पोजीशन किया जाता है और इसको रीजेनरेशन के लिए रखा जाता है। इस प्रोसीजर को अगर हम नॉर्मली देखें तो इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को सबसे पहले, उसके बाद फिर उसकी वुंड्स को नॉर्मल स्लाइन से जो है वो रिंस किया जाता है, और अगर नॉर्मल स्लाइन अवेलेबल नहीं है तो डाइल्यूटेड एंटीसेप्टिक जो है वो
यूज़ किया जा रहा होता है, जिसमें पायोडीन बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ताकि डेड सेल्स को रिमूव किया जा सके वुंड साइट से। नेक्स्ट इसके बाद हम ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि सर्जरी के वक़्त कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। और अब इन ब्लड वेसल्स को या तो मैन्युअली टाई ऑफ किया जाता है या मेडिकेशंस के थ्रू डायलेट करवाया जाता है। उसके बाद फिर डोनर स्किन से हार्वेस्टिंग होती है सेल्स की, और उसकी प्लेसमेंट होती है इन रेसिपिएंट सेल। उसके बाद फिर स्टिचिंग होती है एंड देन ड्रेसिंग की जाती है वुंड की, ताकि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी डिसएडवांटेजेस में एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, ग्राफ्ट रिजेक्शन, सिवियर ब्लीडिंग, बैक्टीरियल और माइक्रोबियल इन्फेक्शंस अराउंड द स्किन ग्राफ्ट और स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स शामिल हैं। अब हम आ जाते हैं एथिकल कंसर्न्स की तरफ। एथिकली कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, डोनर का भी और रेसिपिएंट का भी। रेसिपिएंट और डोनर फुली इन्फॉर्म्ड होने चाहिए अबाउट द थेरेपी, और उनको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द थेरेपी उनके साथ क्या होगा, उसका पॉसिबल आउटकम और रिस्क क्या है। इसी तरीके से रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और रेसिपिएंट और डोनर दोनों को ये राइट होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो उस वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और वो बजाते खुद ये करना चाहते हैं, जो कि कोरिलेट करता है इन प्रमोटिंग गुड और प्रिवेंटिंग हार्म, यानी बेनिफिशंस से। इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है कभी कभी। स्किन सेल्स जो डोनर रेसिपिएंट को देता है, तो वो समझता भी है उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसको ओन कर सकता है किसी भी टाइम। तो ये भी एथिकली जो है वो इनकरेक्ट है। तो अगर ऐसा है तो पहले से बता देना चाहिए, ताकि रेसिपिएंट को पता हो कि डोनर उसके ऊपर कोई हक रखता है। फेशियल आइडेंटिटी ट्रांसफर में आइडेंटिटी चेंज होने का खतरा होता है, तो इसमें सर्जन्स को या थेरेपिस्ट्स को या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए रेसिपिएंट को और डोनर को कि इसमें आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, ताकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स है वो पहले से ही फुल्ली अवेयर हो। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जब आपको ट्रीट कर रहा होता है, तो ट्रीटमेंट में उसको बहुत सारी प्राइवेट नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल रही होती है रिगार्डिंग इट्स पेशेंट, और पेशेंट से ही कोरिलेट करता है डोनर। तो उनकी प्राइवेसी वो अपने हद तक महदूद रखे और उसको एक्सप्लॉइट ना करे, टेक्नोलॉजी को मिसयूज ना करे। तो ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अहम है, और ये उसको करना चाहिए। कांटिनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी एक्ट उस वक्त तक मॉरल है जब वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना हो, बल्कि ड्यूटी समझ के किया जा रहा हो, तब वो मॉरली जो है वो राइट हो। या फिर ऐसा ना हो कि वो ऑन गोइंग है, नेचुरली हो रहा है, बल्कि आप खुद वो काम करना चाह रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूटी। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करें किसी भी पर्सन को कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, रिस्क, बर्डन्स, आउटकम्स या आफ्टर केयर क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं जो पेशेंट को और डोनर को लेने होंगे। अगर कोई रिसर्च हो रही है तो रिसर्च का भी प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर जो उसका स्कोप है वो पता होना चाहिए डोनर और रेसिपिएंट को। कंसेंट जरूरी है बाय लॉ, और अगर कंसेंट की ब्रीचिंग होती है तो जनरल मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंगली ये इम्प्रोफेशनलिज्म शो करती है। रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, तो बुद्धिज्म में एनिमल ह्यूमन टिश्यूज ट्रांसप्लांटेशन अलाउड है until and unless डेलिबरेटली कत्ल हो रहे हों एनिमल्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। सिख रिलीजन में एनिमल टिश्यूज ट्रांसप्लांट करने में कोई एतराज नहीं है, बस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो उससे बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होने चाहिए डोनर और रेसिपिएंट को, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है।
जूइश लीडर्स के अकॉर्डिंगली कंसेंट ज़रूरी है और कंसेंट की बेसिस पे फिर इंडिविजुअल जो चाहे वो कर सकता है, बस उसको प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हों। मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या स्किन ग्राफ्टिंग टेक्निक यूटिलाइज की जा सकती है अनटिल एंड अनलेस वो हराम सोर्स से ऑब्टेन ना की गई हो। अगर हराम सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पिग सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं स्किन ग्राफ्टिंग में, तो ये सिर्फ उस वक्त जायज़ है जब ये आखिरी हल हो ट्रीटमेंट का और इसके बगैर जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो। अब कब ज़रूरी है लाइव डोनर को रिस्क पे डालना किसी भी पेशेंट के लिए? इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर करती हूँ। ये एक मोनोज़ाइगोटिक सिबलिंग्स का केस है, जो जिसमें शारा 16 ईयर ओल्ड बच्ची है। उसकी 85% टोटल बॉडी सरफेस जो है वो जल चुका है और 3rd डिग्री बर्न का शिकार है। आलिया को उसकी जो स्किन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसकी बहन शारा मदद करेगी। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? शारा के लिए ग्राफ्ट फेलियर जो है वो मिनिमल है और सर्जरीज कम से कम होंगी। रिस्क फैक्टर मॉर्बिडिटी का और मॉर्टेलिटी का कम हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी बहन उसको स्किन सेल्स जो है वो डोनेट कर रही है। वुंड हीलिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। लेकिन आलिया के केस में अगर हम आलिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको शदीद पेन होगा क्योंकि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल है और वो डोनेट कर रही है अपने सेल्स। उसके परमानेंट स्कारिंग हो सकती है और ऑल्टर्ड पिगमेंटेशन भी हो सकती है, यानी उसकी पूरी बॉडी पे धब्बे पड़ सकते हैं। और अगर स्किन ग्राफ्ट फेल होता है तो उसके पास एक सेल्फ ब्लेम और गिल्ट भी पैदा होगा क्योंकि उसकी अपनी बहन की वो मदद नहीं कर पाएगी, तो ये ब्लेम भी उसके अंदर एक जगह लेगा। फेशियल आइडेंटिटी ट्रांसफर की बेस्ट एग्जांपल माइकल जैक्सन है। इन्होंने बहुत सारी स्किन सर्जरीज करवाई जिनका रिजल्ट बहुत ड्रास्टिक था और लास्टली इनके पास बहुत सारे ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स थे जो कि वो इनिशियली नहीं लेना चाह रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी क्या ऑफर करती है स्किन ग्राफ्टिंग को लेके? तो टिश्यू इंजीनियरिंग और स्टेम सेल अप्रोच के थ्रू स्मार्ट स्किन बनाई जा सकती है जिसकी फंक्शनैलिटी नॉर्मल स्किन जैसी होगी और नेचुरल स्किन जैसी होगी। इस पे अभी काम मजीद चल रहा है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल स्किन सब्सटीट्यूट्स यूज हो रहे हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, पॉली अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर्स, पॉली एनहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स अंडर कंसिडरेशन है। ये सब किया जा रहा है टू ट्रीट क्रॉनिक स्किन एलिमेंट्स। जीनोग्राफ्ट जिसमें अपर टिश्यू लेयर या अपर स्किन लेयर यूज हो रही होती है वुंड को ट्रीट करने के लिए, वो डर्मल रीजनरेशन के लिए कंसिडर की जा रही है। लास्टली इस पूरे प्रोसीजर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके रिस्क आइडेंटिफाइड होने चाहिए, इसके आउटकम्स पता होने चाहिए रेसिपिएंट और डोनर को। स्किन ग्राफ्टिंग के थ्रू हम टिश्यू रीजनरेशन पे काम कर सकते हैं जो कि आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको रिलीजियसली, कल्चरली, मॉरली और एथिकली सोचें और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें और उसकी एब्सोल्यूट इंडिकेशन दें और प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करें। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से हमने ये पूरी प्रेजेंटेशन ऑप्ट की है और आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। थैंक यू आप सबकी अटेंशन का। आपके कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में थ्रेड में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि हमें आपके कांस्टेंट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लास्ट वीडियो के फीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।